Hello students, I am Amit Khandelwal. Welcomes you all in my YouTube channel जिसका नेम है फिजिक्स बाय अमित खंडेलवाल सर। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर आपको काइनेमैटिक्स से रिलेटेड मोशन इन प्लेन के टॉपिक समझा रहा हूँ। इसमें जितनी भी चीजें होंगी, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स एंड थ्योरी वगैरह जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे, इसको हम अच्छे से वन बाय वन समझेंगे। डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे। इससे पहले वाले जो लेक्चर का पार्ट नंबर 2 था एंड पार्ट नंबर 1 था, उन दोनों पार्ट्स में हमने क्या समझा था? हमने समझा था मोशन के बारे में एंड स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। हमने डिफरेंट टाइप्स के वेक्टर्स देखे थे और हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये चीजें भी समझी थी। हमने पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डीप में समझा था। स्टूडेंट्स, आज वाली जो क्लास है उसमें हम वेक्टर के डिफरेंट टाइप्स और समझेंगे एंड उसके अलावा हम कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर या एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरा जो YouTube चैनल है फिजिक्स बाय अमित खंडेलवाल सर, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और उसको आपका वीडियो, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, कंटेंट आपको सब समझ में आता है, मैं यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको चीजें समझाने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइक्स करें, अपना प्यार देवें और अदर स्टूडेंट्स तक उसको शेयर करें कंटेंट को। तो इस लॉकडाउन ड्यूरेशन में सबको ये चीजें अच्छे से घर पे बैठ के बच्चे स्टडी कर सकें और समझ सकें। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके सामने लेके आता रहूंगा। तो चलो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मोशन इन प्लेन जो आपकी यूनिट 2 काइनेमैटिक्स का पोर्शन है, यहाँ पर यूनिट 1, 2 एंड 3 यूनिट्स मिलाकर 23 मार्क्स का वेटेज कवर करती हैं जो आपका पेपर आएगा उसमें। तो इस वेटेज के अकॉर्डिंग हमको इसकी स्टडी भी करनी है। बच्चों, मैं यूनिट 1 भी लेके आऊंगा आपके सामने, बट मैंने यहाँ पर यूनिट 2 पहले इसलिए स्टार्ट की है क्योंकि इसका बहुत सारा पोर्शन आप 9th एंड 10th क्लासेस में पढ़ चुके हैं। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स एंड एक्स्ट्रा जो भी चीजें हैं वो भी हम पढ़ेंगे, डीप में जाके पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैंने इसीलिए इसको पहले स्टार्ट किया है। दूसरी चीज, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, आपको यहाँ बहुत इंटरेस्ट आने वाला है, एंटरटेनमेंट होने वाला है, ये हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ आई एम स्टार्टिंग द टॉपिक इन काइनेमैटिक्स, एक्सियल and polar vectors, polar and axial vectors, polar and axial vectors. So students, what is polar and axial vectors? क्या होता है polar and axial vectors, उसको हमको समझना है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले polar vector को समझा रहा हूँ। What is polar vector? If a vector is denoted by straight line in magnitude and direction, then it is called polar vector. आपने एक चीज समझी थी इससे पहले वाली क्लास में भी कि हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को, यहाँ वेक्टर ए को हम कैसे शो करेंगे, इस पर एक एरो का साइन शो करके, एक एरो हेड का साइन शो करके। तो यहाँ पर पोलर वेक्टर्स क्या होते हैं, मैंने क्या बोला आपको, those types of vectors which are represented by a straight line in magnitude and direction called polar vectors. Like मैं इसके एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने आपको लास्ट वेक्टर में, लास्ट जो हमारा वेक्टर वाला लेक्चर का पार्ट था उसमें भी समझाया था। इट इज डिनोटेड बाय एस वेक्टर and velocity, s vector and velocity is denoted by vector v. Similarly, acceleration is also denoted by vector a. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर एवरी वेक्टर जो है उसको किससे शो करते हैं हम,
जो पोलर वेक्टर्स होते हैं उसको हम स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं। इसकी डेफिनेशन में आपको बता देता हूं, दोस वेक्टर्स which denoted by straight line in magnitude and direction is called पोलर वेक्टर्स। इसको हम क्या बोलते हैं? पोलर वेक्टर्स। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ आपको? इसको आपको स्ट्रेट लाइन से समझना है, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो और वेलोसिटी हो और एक्सेलरेशन हो, इट इज डिनोटेड बाय स्ट्रेट लाइन। मान लीजिए यहां पर इनिशियल जो पॉइंट है ए एंड टर्मिनल पॉइंट इज बी, इसको आप टेल भी बोलते हैं, आपने समझा था, और इसको आप क्या बोलते हैं? हेड। और इसको आप इनिशियल पॉइंट भी बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट, एंड इसको हेड को आप क्या और बोलते हैं? टर्मिनल पॉइंट। सो स्टूडेंट्स, आई हैव already told you in previous lecture, the starting point of vector is called its initial point or tail, and the ending point of vector is called its terminal point or head. आप head and tail आपको easily याद रहेगा, head tail का आप ध्यान रखें, and axial vector को इस तरीके से straight line से हम डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बहुत सारे एक्सियल वेक्टर्स हैं। ये कुछ चीजें आपने पहले भी पढ़ी हुई है, 10th क्लास तक पढ़ा होगा, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिए। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, लाइक लीनियर मोमेंटम। बच्चों, लीनियर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी। किसी मूविंग बॉडी जो एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है, उसके मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू क्या होता है? mv। m मींस मास एंड v मींस वेलोसिटी ऑफ बॉडी। m का मीनिंग क्या होता है बच्चों? मास, एंड v का मीनिंग क्या होता है? वेलोसिटी। मास एंड वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है दैट इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। ठीक है स्टूडेंट्स, it is called polar vector. Now I am discussing about axial vector. What is axial vector? A vector is called axial vector if it is denoted by an axis of rotation. Its magnitude and direction is along axis of rotation. देखो, इसको आप समझेंगे, मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मैंने यहां पर आपको लिखा है टॉर्क। टॉर्क इज डिनोटेड बाय टॉय। ये इनवर्स जे का जो साइन है इसको हम बोलते हैं टॉर्क, इट इज डिनोटेड बाय टॉर्क। सिमिलरली एंगुलर वेलोसिटी को स्टूडेंट्स किससे शो करते हैं? ओमेगा से। सिमिलरली एंगुलर acceleration is denoted by alpha. rotational kinetic energy नहीं बोल रहा हूं मैं, बोल रहा हूं rotational kinetic energy। kinetic energy को हम नहीं ले रहे हैं यहाँ पर। इसका मैं एक एग्जांपल आपको और बताता हूं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो बहुत सारे यहाँ पर एग्जांपल है, अब इसका मीनिंग क्या है वो आप समझिए। व्हाट अबाउट एक्सियल वेक्टर्स? एक्सियल वेक्टर्स क्या होते हैं? ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, आपको क्लियर यहाँ पर दिख रहा है, आई थिंक आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कि नीचे आपको बोर्ड पूरा नजर आ रहा है, मैं बना लेता हूँ डायग्राम। तो यहाँ स्टूडेंट्स देखिए, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। और कोई वेक्टर है, अब वो रोटेट कैसे हो रहा है इस एक्सिस के अलोंग, उस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो एक रोटेशनल पाथ के अलोंग मूविंग है, इस टाइप से।
ये एक रोटेशनल पाथ है, इसको हम रोटेशनल मोशन भी कहते हैं और वी कैन आल्सो से इट सर्कुलर मोशन। आपको क्लियर है या नजर आ रहा है सभी को? लेट मी चेक, हाँ क्लियर है। तो बच्चों यहाँ पर ये जो है ये आपका रोटेशनल एक्सिस जो होगा, ये रोटेशनल एक्सिस एक सर्कुलर पाथ के अलोंग अगर ऑब्जेक्ट मूविंग है, जैसे आपकी ब्लेड्स ऑफ फैन जो है, जैसे फैन की ब्लेड्स कैसे मूव करती है इस टाइप से। तो बच्चों ये किसका एग्जांपल है? ये रोटेशनल मोशन का एग्जांपल है और इसको हम सर्कुलर मोशन भी कह सकते हैं। एक एग्जांपल मैं रोटेशनल मोशन का यहाँ लिख देता हूँ, आपको याद रहेगा। मोशन ऑफ ब्लेड्स ऑफ फैन। ठीक है बच्चों, एक एग्जांपल और लिखता हूं रोटेशनल मोशन का। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन और मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन। तो स्टूडेंट्स ये जो दोनों एग्जांपल है इनके बारे में आप सोचो। जैसे कि ब्लेड्स ऑफ फैन है, वो कैसे मूव करती है, ऐसे वो फिक्स टाइम इंटरवल में अपनी मोशन का रिपीटेशन करती है, अपनी पोजीशन को रिपीट करती है। यानी 1 सेकंड में अगर एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रही है तो नेक्स्ट 1 सेकंड में भी 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करके यहाँ आ जाएगी। फिर देन अगेन नेक्स्ट 1 रिवॉल्यूशन में 1 सेकंड कंप्लीट करके यहाँ आ जाएगी। तो क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, हर 1 सेकंड में 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रही है। यहाँ पे हम अर्थ की बात करते हैं, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। तो आपको पता है 365 डेज यानी कि 1 ईयर में क्या होता है, अर्थ जो होती है वो सन का 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करके और अपनी पोजीशन पे आ जाती है। तो ऐसे यहाँ पर अपनी एक्सिस, अपनी ऑर्बिट में सन के अराउंड उसको रिवॉल्यूशन करने में कितना टाइम लगता है, 1 ईयर यानी 365 डेज। तो ये जो एग्जांपल है ये किसके हैं बच्चों? रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन के। तो जब भी रोटेशनल मोशन होगी, कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रोटेशनल मोशन करेगा तो उसके वेक्टर, उसमें जो पैरामीटर्स है, डिफरेंट क्वांटिटीज है, लाइक टॉर्क, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बहुत सारी क्वांटिटीज है, उनको हम वेक्टर फॉर्म में जो शो करते हैं उसको हम यहाँ एक्सियल वेक्टर से डिनोट करते हैं। So students, what about axial vector? It is called axis of rotation and इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग कोई जो वेक्टर क्वांटिटी है वो क्या कर रहा है, वो सर्कुलर और रोटेशनल पाथ में रिवॉल्यूशन कर रहा है। तो इस टाइप के वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर। यहाँ पर ये जो डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड है इसको हम वर्टिकली डाउनवर्ड भी बना सकते हैं, लाइक दिस। It is called its axis of rotation, and then in this axis of rotation यहां आपका जो वेक्टर है उसको हम इस टाइप से भी बना सकते हैं। इसमें आप देखिए ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन इसके रोटेशन की क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर जो डायरेक्शन है ये क्या होगा स्टूडेंट्स, क्लॉकवाइज होगा। ये देखो क्लॉकवाइज आप समझते हैं। व्हाट अबाउट क्लॉकवाइज डायरेक्शन? क्लॉकवाइज डायरेक्शन मींस जो क्लॉक होती है, वॉल क्लॉक्स, उसके जो पॉइंटर्स होते हैं वो कैसे मूव करते हैं स्टूडेंट्स, इस टाइप से मूव करते हैं। ये जो मूवमेंट की जो डायरेक्शन है वो वॉल क्लॉक के रोटेशन, पॉइंटर्स के रोटेशन की डायरेक्शन के अलोंग है, उसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन। एंड व्हाट अबाउट एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन? यहाँ पर जो वॉच के पॉइंटर्स हैं, जो वॉल क्लॉक है उसके जो पॉइंटर्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव हो रहे हैं, यानी अपनी जो ओरिजिनल डायरेक्शन उससे अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, और उसके जैसी मोशन अगर कोई वेक्टर कर रहा है, सिमिलर दैट टाइप ऑफ मोशन अपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ वॉल क्लॉक पॉइंटर्स, देन इट इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है स्टूडेंट्स,
When it is called clockwise rotation, it is called anti-clockwise rotation को मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको क्लियर नजर आ जाएगा, वैसे दिख रहा है सभी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो ये होते हैं आपके एक्सियल वेक्टर्स, ठीक है बच्चों। नाउ व्हाट अबाउट जीरो वेक्टर? अभी हम अगला टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो इससे थोड़ा हटके होगा, उसको क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर। यहाँ तक आपको क्लियर है? ये चीजें आपको नजर आ रही है? मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, ये चीजें मुझे आपको यहाँ से नीचे पूरा नजर आ रहा है। तो आप सभी नजरें यहीं रखें और ध्यान रखें कि आपको सारी चीजें क्लियर नजर आनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में मुझसे डिस्कस करें और ध्यान रखें कि कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो इस पॉइंट में, क्योंकि आगे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो ये बेसिक्स आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है बच्चों। मैं आराम से धीरे धीरे आपको समझा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज जीरो वेक्टर। व्हाट अबाउट जीरो vector? It is denoted by zero over an arrow is placed over zero। हम क्या करेंगे, जीरो लिख के अगर उस पर एक एरो प्लेस कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर। अब बच्चों आप यहाँ पर सोचेंगे कि जीरो तो नंबर होता है और ये भी जीरो ही लिखा है, लेकिन उस पर वेक्टर लगा रखा है, दोनों में क्या डिफरेंस है? हम इसको सिंपली जीरो भी तो लिख सकते हैं। तो हम उसको अगर जीरो लिखेंगे तो वो तो आपका जो नंबर है मैथमेटिक्स का वो होगा जीरो। यहाँ कुछ डिफरेंस है, तभी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, आप देखेंगे समझेंगे, ठीक है बच्चों। सो व्हाट इज जीरो वेक्टर? मैं इसकी डेफिनेशन लिख के इसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, आप देखिए समझिए। इफ दोज वेक्टर, बच्चों डेफिनेशन फिजिक्स में क्या होता है, डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल्स चलते हैं। आपका जो अभी 11th आप पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट ईयर 12th बोर्ड का एग्जाम देंगे, उसमें आपको जो मैक्सिमम पोर्शन वहां आप देखेंगे एग्जाम में, वो डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल्स का होता है। डेरिवेशन कुछ ज्यादा होती है, लेकिन वो चीजें समझने के लिए आपको यहाँ पर ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी ध्यान होने चाहिए, तब जाके वो चीज क्लियर होगी। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें, एक एक चीज का ध्यान रखें, चाहे वो फॉर्मूला हो या डेफिनेशन हो। देन डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल्स का भी हमको ध्यान रखना है, उसको सॉल्व करना है। अभी धीरे धीरे हम न्यूमेरिकल्स पे आ रहे हैं, आप ध्यान रखेंगे। और छोटी छोटी जो डेरिवेशंस हैं वहां से लेके बड़ी बड़ी डेरिवेशंस जो टॉपिक की है उसको भी डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी देखेंगे, कहां से क्या बन सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट्स, दोस वेक्टर्स व्हिच हैविंग मैग्नीट्यूड 0 which having magnitude 0 and not any fixed direction and no direction, we can say it no direction, is called zero vector। क्या होता है बच्चों जीरो वेक्टर का मीनिंग क्या है? दोज वेक्टर्स व्हिच हैविंग मैग्नीट्यूड 0। मैग्नीट्यूड मींस उसकी वैल्यू क्या है, उसका जो हम मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में यूनिट वेक्टर समझाया था, लेक्चर पार्ट नंबर 2 में वहां मैंने आपको मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं बताया था। आगे वाले नेक्स्ट पार्ट में हम मैग्नीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस भी और करने वाले हैं, तो जिन्होंने वो नहीं भी देखा नेक्स्ट पार्ट में समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। सो मैग्नीट्यूड 0 यानी उसकी वैल्यू 0 है। एंड नॉट एनी फिक्स्ड डायरेक्शन, नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं है, उसको क्या बोलते हैं हम? जीरो वेक्टर बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो जीरो वेक्टर कैसे हो सकता है, कैसे आ सकता है जीरो वेक्टर, उसके मैं यहाँ पे आपको कुछ कंडीशंस बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो कंडीशंस आप देखिए, नंबर फर्स्ट, if two vectors a and b are equal in magnitude, then हम अगर इसको इधर ट्रांसफर करते हैं, इक्वल साइन से हम इसको इधर लेते हैं वन साइड में, तो a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कि टू वेक्टर्स का अगर मैग्नीट्यूड आपस में सेम है तो उनका जो सब्ट्रैक्शन होगा और डिफरेंस जो होगा वो किसके इक्वल होगा? जीरो वेक्टर के इक्वल होगा। वेक्टर में अगर इन पर वेक्टर लग रहा है तो आप इसको जीरो नहीं लिख के जीरो वेक्टर बोलेंगे और लिखेंगे भी ऐसे, तो ये वैल्यू किसकी इक्वल होगी? जीरो वेक्टर के इक्वल होगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट सेकंड कंडीशन आप देखें, अगर
हम किसी वेक्टर a को जीरो वेक्टर से ऐड करते हैं तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, क्योंकि जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो है, तो ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी, वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल आएगी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। थर्ड पॉइंट समझे, अगर हम जीरो वेक्टर को किसी वेक्टर a से मल्टीप्लाई करते हैं, इफ जीरो वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ वेक्टर क्वांटिटी, देन स्टूडेंट्स क्या होगा, ये जो आपका रिजल्ट आएगा ये किसके इक्वल आएगा, जीरो वेक्टर के इक्वल आएगा। अगर आप जीरो वेक्टर को किसी वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हो, वी आर मल्टीप्लाइंग हियर वेक्टर 0 टू अ वेक्टर क्वांटिटी, देन द रिजल्टेंट क्वांटिटी इज बिकम जीरो वेक्टर, इट इज इक्विवेलेंट टू जीरो वेक्टर। ओके, पॉइंट नंबर 4, इफ लैम्डा इज अ रियल नंबर, रियल नंबर आपने पढ़ा है मैथमेटिक्स में, उसी रियल नंबर की बात कर रहा हूं, then the product of zero vector to a real number, ये भी आपको नजर आ रहा है, लेट मी चेक, नजर आ रहा है आपको सभी को, तो यहाँ पर लैम्बडा क्या है, एक रियल नंबर है, और उसको अगर हम जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका जो आंसर होगा वो भी क्या होगा, जीरो वेक्टर के इक्विवेलेंट होगा। ये चीज समझ में स्टूडेंट्स, ये वही है जैसे आप मैथमेटिक्स में जीरो से किसी भी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या होगा, जीरो, लेकिन यहाँ ओनली जीरो नहीं है, जीरो वेक्टर है, जीरो वेक्टर से आप रियल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आंसर क्या आएगा आपके पास, जीरो वेक्टर ही आएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 मैं यहाँ लिख देता हूँ, पॉइंट नंबर 5, ऐसा मान लीजिए देयर आर टू रियल नंबर्स लैम्बडा एंड mu are two real number, चलो इसको थोड़ा इजी बना देता हूं मैं, ऐसा मान लीजिए आप p and q, ये क्या है, ये है टू रियल नंबर्स। स्टूडेंट्स टू रियल नंबर्स है, तो यहां पर अगर हम इनका p को वेक्टर a एंड q को वेक्टर b से, टू डिफरेंट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, a एंड b आर टू वेक्टर क्वांटिटीज, ये वेक्टर क्वांटिटीज है, जीरो वेक्टर नहीं है, ध्यान रखें। a एंड b क्या है बच्चों, a एंड b आर टू वेक्टर्स, ये टू वेक्टर क्वांटिटीज हैं, आप ध्यान रखें, जीरो वेक्टर नहीं बता रहा हूं मैं अभी, इस पॉइंट में जीरो वेक्टर की बात नहीं की है। P एंड Q क्या है, टू रियल नंबर्स, ठीक है, और इन रियल नंबर्स को मैंने क्या किया, P को मल्टीप्लाई किया वेक्टर A से, Q को मल्टीप्लाई किया वेक्टर B से, तो आपके पास ये कंडीशन तभी सेटिस्फाइड होगी जब A और B जो होंगे ये दोनों क्या होंगे, जीरो वेक्टर्स होंगे, यानी कि किसी भी रियल नंबर का किसी वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लिकेशन किसी सेकंड रियल नंबर और सेकंड वेक्टर क्वांटिटी के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल कब होगा, जब a एंड b ये दोनों जो वेक्टर्स हैं ये जीरो वेक्टर के इक्वल होंगे, यानी इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो होगा। So this condition is possible only when a and b are zero vector। ये आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर नीचे आपको क्लियर नजर आ रहा है, मैं देख लेता हूँ, हाँ ठीक है नजर आ रहा है, और आपके पास में a एंड b दोनों क्या है, जीरो वेक्टर होंगे, तो ये वैल्यू देखो यहाँ आप जीरो रखोगे तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, जीरो वेक्टर हो जाएगा पूरा, यहाँ आप जीरो रखोगे तो इससे q को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वैल्यू इक्वल आ जाएगी, वही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ यहाँ पर हमने कंडीशंस एंड जीरो वेक्टर कैसे हो सकता है, कैसे आता है, या जीरो वेक्टर को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं या ऐड करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, वो सारी चीजें हमने यहाँ पर समझी हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने क्या क्या समझा, हमने समझा पोलर वेक्टर, एक्सियल वेक्टर एंड अबाउट जीरो वेक्टर। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट स्टडी करने वाले हैं उसके अंदर से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आप देखें नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक जो है उसको, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।
ओके स्टूडेंट्स, आपने स्क्रीनशॉट लिया इसका। नाउ अब इससे आगे नेक्स्ट टॉपिक आप देखिए, समझिए। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, वो टॉपिक से आपका 3 और 4 मार्क्स में क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन कैसे बनता है उस पर मैं आपको पहले क्वेश्चन ही बता रहा हूँ, उसके बाद में हम उसी के साथ टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखें आप। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कॉम्बिनेशन और एडिशन ऑफ वेक्टर्स हमको समझना है। कॉम्बिनेशन और एडिशन ऑफ वेक्टर्स। बच्चों क्या होता है एडिशन ऑफ वेक्टर्स? यहाँ पर ऐड का मीनिंग क्या होता है? सम। लेकिन जो सम आप मैथमेटिक्स में करते हैं वो नॉर्मल जो अलजेब्रिक सम होता है वो यहाँ पर यूज नहीं होता है। वेक्टर के केस में जो सम होता है उसको बोलते हैं वेक्टर सम। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? वेक्टर सम और वेक्टर एडिशन। तो बच्चों वेक्टर एडिशन में ऐसा क्या डिफरेंस है जो नॉर्मल अलजेब्रिक सम होता है उससे, वो हमको समझना है। तो यहाँ पर आप जो नॉर्मल अलजेब्रिक सम करते हैं, यहाँ पर वेक्टर्स को जो हम सम करते हैं वो होता है ज्योमेट्रिकली सम होता है। कैसे होता है? यहाँ 3 लॉज बने हुए हैं वेक्टर्स के, आपको वो समझना है। उन 3 लॉज से पहले जो वेक्टर सम होगा ये 2 टाइप से होगा। एक तो हम समझेंगे ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर सम, एंड सेकंड वन जो होगा वो होगा मैथमेटिकल मेथड ऑफ वेक्टर सम। मैथमेटिकल मेथड ऑफ वेक्टर सम। तो बच्चों अभी हम क्या कर रहे हैं? हम अभी समझ रहे हैं फर्स्ट ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर सम, और इसके जस्ट बाद में यहाँ 3 लॉज हम समझेंगे। उसके जस्ट बाद आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस ग्राफिकल मेथड वी विल स्टडी अबाउट मैथमेटिकल मेथड। ओके, सो नाउ वेक्टर सम जो होता है ये क्या होता है? ज्योमेट्रिकली होता है, आपको ध्यान रखना है। वेक्टर सम इज टोटली ज्योमेट्रिकली। So what we are doing, we are understanding right now graphical method of vector sum। ठीक है बच्चों, मैं 3 लॉज बता रहा हूँ। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मैं क्वेश्चन आपको लिख देता हूँ यहाँ पर। राइट लॉज ऑफ वेक्टर सम इन ग्राफिकल मेथड। बच्चों क्या लिखा है मैंने? ग्राफिकल मेथड में लॉज ऑफ वेक्टर सम को आपको डिफाइन करना है। तो यहाँ पर अगर यहाँ ग्राफिकल मेथड नहीं भी लिखा है, डायरेक्ट लिखा है राइट लॉज ऑफ वेक्टर सम, तो आपको क्या करना है? अभी मैं 3 लॉज बता रहा हूँ, वो 3 लॉज आपको यहाँ पर समझाने हैं, डिस्कस करने हैं, एग्जाम में लिखना है उसको डायग्राम बना करके। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें फर्स्ट लॉ जो होता है इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर सम। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर सम, और इसको स्टूडेंट्स हम एक और तरीके से भी समझ सकते हैं, लॉ ऑफ ट्राइंगल। लॉ ऑफ ट्राइंगल, तो आप इसको क्या बोल सकते हैं? एक तो आप बोल सकते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर सम, और क्या? लॉ ऑफ ट्राइंगल। सो व्हाट अबाउट law of triangle or triangle law of vector sum? Consider 2 vectors A and B. These are represented by 2 branches of triangle in magnitude and direction in same order. हम इनको ऐसे कनेक्ट करें, इनके मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को ट्राइंगल की 2 ब्रांचेस जो सेम ऑर्डर में आपस में कनेक्टेड हैं उनसे अगर शो करें, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो जो यहाँ पर ट्राइंगल की 3rd ब्रांच होगी
इट इज द थर्ड ब्रांच ऑफ ट्राइंगल। ये इन दोनों के रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को शो करेगी। तो आर क्या है बच्चों, यहाँ ए एंड बी आर कॉल्ड टू वेक्टर्स। ए एंड बी क्या है स्टूडेंट्स, टू वेक्टर्स। एंड व्हाट अबाउट वेक्टर आर, वेक्टर आर इज कॉल्ड द रिजल्टेंट वेक्टर of vector A and B. ठीक है स्टूडेंट्स, so what is triangle law of vector sum? I am writing here triangle law of vector sum. Okay, आपको यहाँ पर नीचे क्लियर नजर आ रहा है, लेट मी चेक, नजर आ रहा है आपको नीचे, ये नजर आ रहा है स्क्रीन पर पूरा, ठीक है ओके। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स व्हाट अबाउट ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर सम, इफ two vectors A and B are represented by two sides of triangle, in magnitude in same order, in magnitude and direction both, in magnitude and direction, then the third branch, then the third side of triangle, the third side of triangle show represented its resultant vector, represented its resultant vector। बच्चों मैंने लॉ इसलिए लिखा है यहाँ पूरा, जो मैंने बोला था उसको लिखा, क्यों लिखा ये आपको पूछते हैं क्वेश्चन में, ठीक है, तो आपको लिखना होगा, ऐसे समझना होगा, बहुत इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। मैंने क्या किया, ए एंड बी टू वेक्टर्स लिए और इन दोनों वेक्टर्स को एक ट्राइंगल की टू साइड्स के कॉम्बिनेशन में सेम ऑर्डर में आपस में कैसे कनेक्ट किया। फर्स्ट जो वेक्टर है उसका हेड सेकंड वेक्टर की टेल से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर जो थर्ड साइड होगी वो किसको शो करेगी, वो इन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट वेक्टर को शो करेगी, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में। ठीक है बच्चों, क्लियर? नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट इट्स सेकंड लॉ व्हिच इज कॉल्ड parallelogram law of vector sum. So what about parallelogram law of vector sum? इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें और देखें, मैं इसको आगे बता रहा हूं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर सम। So students, what is parallelogram law of vector sum or vector addition? यहां पर आप ऐसा मान लें कि A is a vector and B is another vector। इन दोनों वेक्टर्स को हम क्या कर रहे हैं, पैरेललोग्राम की टू एडजेसेंट साइड्स से शो कर रहे हैं। If two vectors A and B are denoted by two adjacent sides of parallelogram, then its resultant vector R is passing through their intersection point। इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा R, वो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होगा और ये जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा, उस डायगोनल की जो लेंथ होगी वो रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, व्हाट आई एम सेइंग right now, the resultant vector R is equal to the sum of two vectors A plus B. It is vector sum, not algebraic sum. So we can join these two corners। हमने यहाँ पर वेक्टर A जो है इसके हेड को इस ट्राइंगल इस पैरेललोग्राम के डायगोनल से ऐड किया है। देन यहाँ पर ये जो वेक्टर A है
इसके जस्ट अपोजिट वाली जो साइड है ये भी मैग्नीट्यूड में जो लेंथ होगी इसकी किसके इक्वल होगा, वेक्टर ए के, एंड बी के जस्ट अपोजिट वाली जो साइड है, दिस टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड मैग्नीट्यूड, और इनका जो रिजल्टेंट होगा ए एंड बी का, यहाँ पर ए एंड बी ये टू एडजेसेंट साइड्स हैं, वो इस पैरेललोग्राम के डायगोनल से शो हो रहा है, इसको हम शो कर रहे हैं वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत इजी है। तो यहाँ पर हमने समझा 2 ब्रांचेस में और थर्ड ब्रांच रिजल्टेंट था, यहाँ पर वही चीज 4 ब्रांचेस में, लेकिन समझना वैसे ही है, 2 एडजेसेंट साइड्स को कनेक्ट किया तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से जो डायगोनल पास हो रहा है वो डायगोनल इनके रिजल्टेंट वेक्टर को शो करेगा। ओके, फटाफट मैं लिख रहा हूँ, आप नोट करेंगे, इसको देखेंगे। इफ 2 vectors A and B are denoted by 2 adjacent sides of parallelogram, then its diagonal passing through their intersection point is called resultant vector. और रिजल्टेंट वेक्टर को आप किससे शो कर रहे हैं, वेक्टर r से। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इज कॉल्ड लॉ ऑफ पॉलीगॉन। उसके बाद में आपका ये जो ग्राफिकल मेथड में 3 लॉज हैं वो फिनिश हो जाएंगे। देन नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टडी अबाउट मैथमेटिकल मेथड। तो स्टूडेंट्स आप देखें व्हाट इज लॉ ऑफ पॉलीगॉन, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें बोर्ड का। तो स्टूडेंट्स यहां पर इन लॉ ऑफ पॉलीगॉन ऑफ वेक्टर एडिशन व्हाट इज लॉ ऑफ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या होता है, जिसमें मल्टीपल ब्रांचेस होती है, बहुत सारी ब्रांचेस हैं आपस में सेम ऑर्डर में कनेक्टेड है, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीगॉन। So students, what is law of polygon of vector addition? If number of vectors like A, B, C, D are connected in same order of number of branches of polygon, consider n number of branches of polygon, then their resultant vector is equal in magnitude but connected in opposite order to the closing branch of polygon। हमने यहाँ पर क्या किया है, A, B, C and D ये 4 ब्रांचेस ऑफ पॉलीगॉन सेम ऑर्डर में कनेक्ट किया है, तो जो पॉलीगॉन की क्लोजिंग साइड जो होगी वो रिजल्टेंट वेक्टर r को शो करेगी, और r जो होगा इसका मैग्नीट्यूड a, b, c एंड d इन 4 वेक्टर के वेक्टर सम के इक्वल होगा। देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ vector r, means resultant vector is equal to vector a plus b plus c plus d. Now if I am dividing this geometry in triangle on the basis of law of triangle, then now see here, a and b are 2 branches of a triangle connected in same order such that the head of a is connected to the tail of b. It is head of a and this one is tail of b. All these vectors are connected in this manner that the head of each vector is connected to tail of
another vector. तो यहाँ पर a and b जो टू वेक्टर्स है इनका रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स? It is called, it is equal to this branch. This one is becomes P, Q, R, S and T. यहाँ पर स्टूडेंट्स ये जो PR ब्रांच है वो किसके इक्वल होगा? इन दोनों साइड्स के वेक्टर सम के इक्वल होगा। तो हम इसको क्या शो करेंगे? A प्लस B से शो करेंगे। Similarly, if I am taking these three vectors A, B and C, तो ये जो साइड है ये किसको शो करेगा? इन थ्री वेक्टर्स के वेक्टर सम को। इट मींस A प्लस B प्लस C, ठीक है। एंड इसको हम कैसे शो कर सकते हैं? A प्लस B को हम यहाँ पर किससे शो कर रहे हैं? A प्लस B, we are showing it through an alphabet. आप उस अल्फाबेट को यहाँ पर मान लीजिए, जैसे मैं उसको शो करता हूँ, मैंने यहाँ पर P से शो किया है, यहाँ P वेक्टर लिख रहा हूँ, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये यहाँ पर P, Q, R, S, T ये ब्रांचेस हैं एंड दिस वन इज वेक्टर। तो यहाँ पर A प्लस B का रिजल्टेंट क्या है? P है। सिमिलरली A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C इनका जो रिजल्टेंट क्या है उसको हमने कंसीडर किया Q, and Q is becomes A plus B plus C, A plus B plus C ये रिजल्टेंट। और इस पूरी ज्योमेट्री का इन फोर ब्रांचेस का जो रिजल्टेंट होगा, दिस रिजल्टेंट वेक्टर इज कॉल्ड वेक्टर R, which is equal to the vector sum of four vector A plus B plus C plus D. Okay students, so it is called law of polygon. What is law of polygon? If number of vectors like A, B, C, D are connected in same order in magnitude and direction by the sides of a polygon, then the closing side of polygon represent the resultant vector of both of all the vectors is called law of polygon. Okay students, clear? So it is enough for today's lecture. In next lecture we will discuss the numericals of the topics discussed in part first, second and third. We will do numericals in lecture 4th. Okay, so इसके बाद वाला जो लेक्चर है और ये लेक्चर था, यहाँ तक हमने वेक्टर से रिलेटेड इंटरेस्टिंग पॉइंट्स एंड बहुत सारी चीजें यहाँ पर समझी है। नेक्स्ट लेक्चर में और भी इंटरेस्टिंग चीजें समझेंगे, इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ में मैं आपके सामने आता रहूंगा। और जाने से पहले एक चीज अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जो यूट्यूब चैनल है मेरा फिजिक्स बाय अमित खंडेलवाल सर, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द चैनल टू द अदर students of class 11. This content includes both board and competition syllabus. Okay, so goodbye, have a nice day.